हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी सेट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। हु इज द डिस्कवरर ऑफ ब्लड ग्रुप? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लैंडस्टीनर। देखिए जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा ही ब्लड ग्रुप की खोज की गई है। देखिए पहले क्या था, जब पहले कोई ब्लड ग्रुप तो मालूम नहीं थे, सिर्फ ब्लड मालूम था कि हर इंसान में ब्लड होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि अलग अलग ग्रुप, जैसे जो 4 ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये जो 4 ब्लड ग्रुप है इनके बारे में पहले नहीं पता था। तो पहले अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था तो उसे कोई भी रक्त चढ़ा दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, आरबीसीज आपस में चिपक जाती थी और उस जो भी इंसान होता था, उसकी मरीज होता था, उसकी डेथ हो जाती थी। तो इस कारण ये जानना बहुत ज़रूरी हुआ कि आखिर ब्लड ग्रुप ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया तो उसकी डेथ हो गई। तो ये जानने की कोशिश की किसने? लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कब की बात है ये? 1900 से 1901 की बात है, जब क्या किया था, लैंडस्टीनर ने खोज करना स्टार्ट किया था कि आखिर ये ब्लड ग्रुप अलग अलग कैसे होते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे का रक्त चढ़ाने पर उसकी डेथ क्यों हो जाती है। इसी क्वेश्चन को लेकर जब रिसर्च स्टार्ट हुई तब लैंडस्टीनर ने पाया कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो 4 ग्रुप में पाया जाता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, ये 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप की खोज किसने की है? लैंडस्टीनर ने की है। इसीलिए इन्हें ब्लड ग्रुप का जनक भी कहा जाता है या फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। और इनकी इसी खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1930 में इन्हें चिकित्सा के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब देखिए ब्लड डोनेशन डे के बारे में भी पूछा जाता है कि ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये 14 जून को मनाया जाता है। एक जगह क्वेश्चन पूछा था कि 14 जून को ही ब्लड डोनेशन डे क्यों रखा गया है? तो इसलिए रखा गया है क्योंकि 14 जून 1868 को बर्थ हुआ था किसका? लैंडस्टीनर का। कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था 14 जून 1868 को, इसलिए 14 जून को हम ब्लड डोनेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन रिलेटेड टू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ब्रिक या किडनी। अगर आपने किडनी के बारे में पढ़ा है तो आपको नेफ्रॉन तो पता ही होगा, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सबसे अगर सिंपल सी डेफिनेशन आपकी नेफ्रॉन की पूछी जाए आपसे तो आप बता सकते हैं कि किडनी की या वृक्क की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्या? नेफ्रॉन। किसकी? गुर्दे की या किडनी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो किडनी है इसमें क्या होता है? नेफ्रॉन, पूरे नेफ्रॉन से बनी हुई है किडनी। अब इस नेफ्रॉन में एक कॉर्पल्स पाया जाता है और एक टिब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, एक रीनल कॉर्पल्स और एक रीनल टिब्यूल्स पाया जाता है। तो ये जो रेनल कॉर्पल्स है इसी में कुछ कैपिलरीज पाई जाती है। इसी में क्या पाई जाती है? कुछ कैपिलरीज, या जिसे हम केशिका कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है किसमें? रीनल कॉर्पल्स में। और इसी में क्या प्रेजेंट होता है? एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है वोवन कैप्सूल। ठीक है, वोमन कैप्सूल। ये आपसे ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। अगर किडनी आपका टॉपिक है तो ये पूछा जाएगा कि वोमन कैप्सूल किससे रिलेटेड है, तो ये भी किससे संबंधित है? किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, जब नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तब हमको सारी चीजें पता चलती है कि ग्लोमेरुलस क्या है, वोमन कैप्सूल क्या है, ये सारी चीजें हमें तब क्लियर हो जाती है अच्छे तरीके से। और देखिए अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य की किडनी में 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक स्वस्थ मनुष्य की किडनी में। तो इतना आपको याद रखना है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो सी, ब्रिक या किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन B2?
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, राइबोफ्लेविन। मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन के सारे नाम, बी कॉम्प्लेक्स के नाम याद करना देखिए बहुत टफ होता है, लेकिन मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद कराया है। अगर आपने अभी तक ट्रिक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक ओपन करके ज़रूर देख लीजिए। बहुत सारी ट्रिक है जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ईजी है, जो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं राइबोफ्लेविन। देखिए जो राइबोफ्लेविन है वो क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। देखिए विटामिन बी अकेला विटामिन नहीं है, विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो इसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है विटामिन B2, जो गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब खाने के जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो पोषक तत्व है खाने में, जो पोषक तत्व है उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कौन करता है, विटामिन B2 करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, टिश्यू के लिए भी, उत्तक जो होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, बॉडी में किसकी तरह, तो ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या होता है, विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो लिप्स सूखने लगते हैं, मतलब होठ का सूखना हो जाता है, बहुत ज़्यादा छाले होने लगते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा छाले के लिए हम बी कॉम्प्लेक्स की दवाई लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, तो वो इसीलिए जब B2 की कमी हो जाती है तो मुंह में छाले हो जाते हैं, होठ सूखने लगता है, जीभ काली पड़ जाती है, गले में दर्द, सूजन, थकान, गले में खराश होना, बालों का झड़ना, आंखों में जलन, ऐसी कई सारी समस्याएं हो जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम सभी तरह के विटामिन का इंटेक करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो B2 का अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, B2 का केमिकल नेम है। नेक्स्ट, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री ऑफ इज डिस्कवरर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है सी, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम एक केमिकल एलिमेंट है, आप सभी ने सुना होगा पोलोनियम के बारे में। ये क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है, और अगर हम इसे किससे डिनोट करते हैं, ये देखें तो इसे PO से हम डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 84। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसकी खोज कब हुई है और किसने की है, तो 1898 में इसकी खोज हुई है, और इसकी खोज की है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, इनके द्वारा पोलोनियम की खोज की गई है। अब जो मैरी क्यूरी है, इन्हीं का जो बर्थ प्लेस कह सकते हैं या मातृभूमि कह सकते हैं हम, वो क्या है, पोलैंड है। क्या है, पोलैंड, और पोलैंड के नाम पे इसका नाम पोलोनियम रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा है जिसके खोजकर्ता के देश के नाम पर उसका नाम रखा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोलोनियम। मैरी क्यूरी का देश है पोलैंड। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में पोलोनियम की खोज की थी, और पोलैंड के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, पोलोनियम रख दिया गया। देखिए यहाँ पे पोलोनियम से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स है, यानी कि समस्थानिक सबसे ज्यादा किसके हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पोलोनियम। ठीक है, जो पोलोनियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं वही इसका सही आंसर है। अब कितने हैं इसके आइसोटोप्स, तो 25 इसके ज्ञात आइसोटोप्स हैं। ठीक है, पोलोनियम के 25 ज्ञात आइसोटोप्स है। अगर कभी पूछा जाए सबसे ज्यादा आइसोटोप्स वाला एलिमेंट कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा पोलोनियम। नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन फीट बोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इन सभी में से, तो बी, फिबुला एंड टीबिया। ये दोनों क्या है, पैरों की हड्डी है। मानव में जो पैरों की हड्डी, देखिए जो मानव का लोअर लेग होता है, मतलब नीचे का हिस्सा जो होता है लेग का, ठीक है, ये जो लोअर लेग है इसमें 2 हड्डियां पाई जाती है। अगर आप अपने पैरों को टच करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ 2 हड्डियां प्रेजेंट है हमारे लोअर लेग में। तो ये 2 हड्डियां कौन सी होती है, एक होती है फिबुला और दूसरी होती है टीबिया। तो जब कभी भी आप अपने लोअर लेग पे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक पतली सी हड्डी फील होगी, बहुत जो एकदम थिन रहेगी, वो जो पतली सी हड्डी है वो कहलाती है फिबुला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, तो ये फिबुला जो हमारे लोअर लेग में प्रेजेंट है वही मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। ठीक है, और इसके बाद टीबिया, देखिए इसके बाजू में एक मोटी सी हड्डी प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहा जाता है, टीबिया। अब टीबिया के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो टीबिया के बारे में बोला जाता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो टीबिया है। तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मानव शरीर की पहली, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ये तो दूसरी है, टीबिया दूसरी है, तो आप कमेंट करके बताइए कि पहली हड्डी
कौन सी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे सबसे पतली हड्डी कौन सी हो जाएगी, फिबुला, और दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, टीबिया। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है, तो दोनों लोअर लेग में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है, ठीक है, किससे बनता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मेलानिन से, ठीक है। किससे बनता है, मेलानिन से। देखिए जो मेलानिन क्या है, ये एक नेचुरल पिगमेंट है, ठीक है। मेलानिन क्या है, एक नेचुरल पिगमेंट है जो सभी जीवों में जहाँ तक है पाया जाता है, स्पेशली मानव में तो पाया ही जाता है। देखिए ये जो पिगमेंट है, ये लोगों के गोरे या काला होना, या हमारी स्किन, कई बार हम कहते हैं गोरी है या काली है स्किन का जो कलर, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेलानिन पे ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर किसी व्यक्ति में मेलानिन बहुत अधिक मात्रा में है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, काला होगा, ठीक है। और अगर व्यक्ति में मेलानिन कम है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, गोरा होगा, ठीक है। तो मेलानिन ही है जो क्या करती है, हमारी त्वचा का रंग डिसाइड करता है। जिसके अंदर जितना अधिक मेलानिन वो उतना अधिक काला होता है, और जिसके अंदर जितना कम मेलानिन होता है वो उतना अधिक गोरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेलानिन अधिक है तो कोई गड़बड़ है। देखिए मेलानिन अधिक होना बॉडी में अच्छी बात होती है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। जो यूवी रेज हमें मिलती है सनलाइट से मिलती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सन से कई सारी रेडिएशन आती है जिसमें यूवी रेडिएशन भी होती है, इससे हमारा बचाव मेलानिन बहुत अच्छे से करता है। इसलिए जो काले लोग होते हैं उनका प्रोटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि उनमें मेलानिन की जो मात्रा है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डार्विन, ठीक है। डार्विन के द्वारा क्या दिया गया है, ये नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सीधा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है, तो डार्विन के द्वारा दिया गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी बुक है, तो यहाँ पे भी सही आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी, ग्राहम, ठीक है। ग्राहम के द्वारा गैसों के विसरण का नियम दिया गया है, ठीक है। गैसों के विसरण का नियम, देखिए अब ये जो ग्राहम थे कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के। मैं आपको सारे वैज्ञानिक के देश इसलिए बता देती हूँ क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, इसलिए ग्राहम जो थे स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था, जो इनका लॉ था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि कोई भी अगर गैस है तो गैस के विसरण या डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो उसके पार्टिकल के मास के वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये कैसा होता है, देखिए रेट वन और रेट 2, और यहाँ पे हम वर्गमूल में कर सकते हैं क्या, मास, m2/m1, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है वो उसके पार्टिकल, जो उसके पार्टिकल्स हैं, उसके कण हैं, उसके द्रव्यमान या मास के वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फॉर्मूले से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन देखिए उनने एक बात और कही है कि ये नियम तभी शुद्धतापूर्वक लागू होगा जब केवल एक गैस के अणु एक समय में विचरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कई सारे गैस के अणु, सिर्फ एक गैस के अणु एक ही समय में अगर डिफ्यूज हो रहे हैं तभी ये जो नियम है ये अच्छे तरीके से लागू होगा। तो इतना आपको याद रखना है। गैसों के विचरण का नियम किसने दिया है, तो ग्राहम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, द एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड। करेक्ट आंसर्स का हो जाएगा ए, यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। यूरेनियम डेटिंग से क्या किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। देखिए जब भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ठीक है, कोई भी अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए यूरेनियम ही हो गया या थोरियम हो गया, ऐसे कई सारे हैं, लेकिन मेनली हम किसका यूज करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं। तो जब ये यूरेनियम का विघटन होता है तो इससे क्या होती है, कई सारी रेडिएशन, ठीक है, उससे रेडिएशन के रूप में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, और इसी ऊष्मा के ह्रास के दर के हिसाब से हम क्या लगा लेते हैं, पृथ्वी की आयु की गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम पृथ्वी की आयु का आकलन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है इसका फ्लेमिंग,
ए फ्लेमिंग। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू फ्लेमिंग और ए फ्लेमिंग दोनों साथ में दिए जाते हैं ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए फ्लेमिंग, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की गई। अब कौन से एंटीबायोटिक की खोज की गई ये भी जानना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। सबसे पहले किसकी खोज हुई है, पेनिसिलिन की खोज हुई है। कब हुई है, तो 28 सितंबर। ठीक है, कई बार डेट पूछ ली जाती है। 28 सितंबर 1928 को हमारी पहली एंटीबायोटिक की खोज हुई है, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। देखिए, जो पेनिसिलिन की खोज करता है ए फ्लेमिंग, ये कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ये भी स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक है। ठीक है, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक है और इन्होंने ही खोज की है किसकी, पेनिसिलिन की। अब देखिए, पेनिसिलिन जो है उसे हम पीसीएन के नाम से भी कभी कभी जानते हैं, और ये जो पीसीएन है ये पेनिसिलियम फंजाई से प्राप्त हुआ है। किससे, पेनिसिलियम फंजाई से। ये आपको याद रखना है। देखिए, अभी जो एंटीबायोटिक बनते हैं तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक की खोज बैक्टीरिया से हो जाती है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहला एंटीबायोटिक मिला है उसकी खोज किससे की गई थी, तो ये एक फंजाई से, जैसे हम क्या कहते हैं, पेनिसिलियम फंजाई, या इसे हम पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार पेनिसिलियम नोटेटम का नाम भी पूछा जाता है, तो आपको दोनों याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज एक फंजाई से हुई है, उस फंजाई का नाम क्या है, तो पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये बहुत बड़ी खोज थी। इस खोज के लिए 1945 में जो हमारे ए फ्लेमिंग थे, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्हें नोबेल प्राइज, चिकित्सा के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब आज के सवाल की बारी। आपको बताना है परम ताप का मान होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 डिग्री, -273 डिग्री, 100 डिग्री या 180 डिग्री। इनमें से कौन सा सही है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।